तो यहाँ पर अब हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है संधि। तो सर्वप्रथम हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि के मायने क्या होते हैं। तो जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ आपस में मिलती है, यहाँ पर क्या मिल रही है, ध्वनियाँ आपस में मिल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संधि। संधि का मतलब जुड़ना, मिलना, है ना। तो जैसे कि अब उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे दया अधिक आनंद, क्या होगा, दयानंद, बराबर, दया, और दूसरा है आनंद, या प्लस आ, तो क्या हो गया, या, दयानंद। तो यहाँ पर दो ध्वनियाँ एकत्रित होने से एक शब्द बना दयानंद, और वह अर्थपूर्ण है। दूसरा है धर्म अधिक अर्थ, धर्म अधिक अर्थ, तो क्या बना, धर्मार्थ। तो दोनों ही उदाहरण में वर्णों के मेल से कुछ परिवर्तन हमने देखे हैं, और दोनों वर्णों का क्या हो गया, वहाँ पर मेल हुआ है ना। जैसे धर्म, रम और अ, आई में, तो यहाँ वर्णों का मेल हुआ है, तो उस मेल को हमने क्या कहा है, संधि कहा है। तो संधि का जो अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है, वह शाब्दिक अर्थ क्या है, वह मेल या फिर जुड़ना, यह उसका अर्थ है, यह जोड़ना। तो संधि के जो प्रकार है वह मूलतः 3 प्रकार होते हैं। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो सर्वप्रथम हम स्वर संधि की ओर बढ़ेंगे। तो स्वर संधि के कुल, अब यहाँ पर हमने देखा कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इतना जान लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसके भी और भेद है और प्रकार है जो हमें समझने हैं, जानने हैं। तो सर्वप्रथम हम स्वर संधि के प्रकार जानेंगे। तो स्वर संधि के कुल 5 भेद है, वो क्या है हम देखेंगे। तो वह है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयदि संधि। आइए ध्यान में, ऐसे कुल 5 प्रकार हैं। तो 5 प्रकार हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रकार है वह है दीर्घ संधि। तो चलो हम दीर्घ संधि को समझने की कोशिश करेंगे। तो दीर्घ संधि जानने, तो हम लोग देख रहे थे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को समझने के लिए हम दीर्घ संधि यानी क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके जो दीर्घ संधि के जो नियम होते हैं वह इस प्रकार होते हैं। 2 सवर्ण स्वर मिलकर वे दीर्घ हो जाते हैं दीर्घ संधि में। ये पुनः मैं दोहराती हूँ, 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पे अ, आ, ई, उ और रू के बाद वे ही स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों ही मिलकर क्या बन जाते हैं, आ, ई, उ, रू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उसका दीर्घ संधि का नियम होता है। दीर्घ स्वर क्या हो रहा है, दीर्घ हो रहा है। जैसे कैसे हो रहा है दीर्घ, आ, ई, है ना, बड़ा ऊ, रू, इस प्रकार से हो जाते हैं, तब हम उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे अ अधिक अ बराबर आ, बराबर है, अ अधिक आ। तो शब्द में अ आया है और उसके बाद अधिक, अर्थ अ, तो अ शब्द में क्या आया है, अ, और अर्थ में अ अधिक अ क्या होता है, आ होता है, अर्थात शब्दार्थ। यह हो गया दीर्घ संधि। पुनः दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर आ और आ ही आया तो फिर क्या होगा, प्रश्न है। तो अगर आ अधिक आ आया तो आ ही रहेगा, तो कैसे होगा, महा, हा यानी आ, और आत्मा, उसमें भी क्या आया है, आ, हा, आ, दोनों आ में फिर क्या होगा, आ ही होगा। तो क्या बनेगा फिर वो, महात्मा। ऐसे बाकी के उदाहरण दिए हैं जिसका आप अध्ययन करें। फिर इसके पश्चात जो आती है वह होती है गुण संधि। तो गुण संधि जो होती है उसके बारे में भी हमको समझने की कोशिश करेंगे। तो गुण संधि का जो नियम होता है उसमें क्या होता है, नियम में यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ा ई या ऊ या बड़ा ऊ और रू आए तो ये दोनों मिलाकर क्या बन जाते हैं, ए, ओ और अर हो जाते हैं।
ठीक है, मैं पुनः दोहराती हूँ नियम। यदि अ या आ के बाद ई, बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और रू आ जाए तो सब मिलाकर, दोनों मिलाकर क्या बन जाते हैं? ए, ओ और अर बन जाते हैं। तो चलो फिर हम गुणा संधि के बारे में देखते हैं। अ अधिक ई दोनों मिलाकर क्या बनता? ए। अ अधिक ई दोनों मिलाकर क्या बनता? ए। और बच्चों एक विशेष बात बता दूं, यह नियम तो हमें याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि व्याकरण में जो नियम होते हैं उनको समझने के साथ साथ याद करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने संधि पढ़े, है ना, इसके अलावा और भी चीज़ें हम जो पढ़े हैं तो मैं साथ साथ बताती भी हूँ, और उससे याद करने के अलावा कोई और मार्क नहीं होता है। समझो और याद भी करो। जैसे गुणा संधि के नियम है कि अ अधिक ई तो क्या बनता है? ए। तो देव, देव में अ आया है और इंद्र में ई आया है। अ अधिक ई क्या बनता है? ए बनता है। तो क्या बनेगा? देवेंद्र, वे ए, है ना, देवेंद्र। अब अगला जो है अ अधिक बड़ी ई तो भी क्या बनता है? ए ही बनता है। जैसे नर, नर में अ आया है और फिर ईश, ईश में बड़ी ई आई है तो अ अधिक ई मिलाकर क्या होता है? ए ही होता है। तो फिर क्या बना? नरेश। बाकी उदाहरण आप स्वयं अध्ययन करें। इसके पश्चात हम तीसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का क्या नियम होता है? यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान में ए तथा ओ और औ आए तो दोनों के स्थान में क्या हो जाता है? औ हो जाता है। अब किस प्रकार औ हो जाता है, यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। मैं सीधे दूसरे उदाहरण के तरफ जाती हूँ। अ अधिक औ, अ अधिक औ तो क्या बन जाता है? औ बन जाता है। अब वर्ण, वर्ण, न में क्या है? अ आया है, वर्ण अ आया है। और फिर दूसरा है औषधि, वर्ण अधिक औषधि, औषधि में क्या हो गया? औ। तो अ अधिक औ होगा तो क्या बनेगा? औ ही बनेगा। तो फिर वर्ण अधिक औषधि तो क्या बनेगा? वनौषधि। अभी आ अधिक ए आता है तो भी आई बनता है। जैसे सदा अधिक ए तो सदा में आ आया है, बराबर है, और ए, एव, ए। आ अधिक ए क्या होता है? फिर नियम क्या बोलता है? आई बनता है। आ अधिक ए तो आई बनता है। तो फिर क्या बनेगा? सदैव। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को और मेरे पढ़ाने के पश्चात भी आप लोगों को इसे दोहराना है, तभी जाके इसे भली भांति समझ पाओगे और याद भी साथ साथ करना है। तो यहाँ पर इसके पश्चात हम अगला प्रकार देखेंगे, यण संधि। तो ये जो यण संधि जो होती है उसके भी नियम हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यण संधि में यदि ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और रू के बाद कोई मित्र स्वर आए, अब मित्र स्वर कौन सा आए तो क्या बनता है? ई का, बड़ी ई का य बन जाता है, ऊ और बड़े ऊ का व बन जाता है और रू का र बन जाता है। तो इसे हम यण संधि के नियम कहेंगे। तो देखो अब यण संधि की तरफ, अ ऊ अधिक अ, अब जैसे कि मैंने नियम बताया है ठीक उसी के भांति ऊ अधिक अ बनेगा व, क्या बनेगा? वो। तभी ऊ, सु में ऊ आया है, सु ऊ, ठीक है। और अच्छ, अच्छ में क्या है? अ आया है तो सु ऊ अधिक अ क्या बनता है? व। पुनः दोहराती हूँ, ऊ अधिक अ, सु में ऊ आया है और अच्छ में अ आया है तो क्या बनता है? सु, सु बनता है, बराबर है। तो क्या बनेगा? व। तो स को क्या लगा? व, स्वच्छ बना ना, ऊ अधिक आ रहा तो व बनता है तो क्या बनेगा? स्वच्छ। अब अगला नियम देखेंगे, ई अधिक अ, ई अधिक अ अगर मिलता है तो क्या बनता है? य। तो फिर अति, अति में छोटी की मात्रा है, अति, ई, और अंत में क्या है? अ, तो क्या बनता है? य, क्या लगता है? य। तो फिर यहाँ क्या बना? अत्यंत। बाकी के दो उदाहरण हम स्वयं पढ़े। अभी अगला जो है अयधि संधि, ये जो आखिरी जो प्रकार है अयधि संधि, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अयधि संधि में क्या नियम लगते हैं वह हम जानने की कोशिश करेंगे। तो नियम
इस प्रकार है, यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर अगर आता है तो क, ए का अय बनता है और ऐ का आय बनता है, औ का अव बनता है। आई वजन में इस प्रकार के नियम लगते हैं। तो चलो अभी ए अधिक अ है ना, ए और अ अगर मिलता है तो क्या बनता है, अय। तो बच्चों आप लोगों को ये नियम याद करने हैं कि ए और अ मिलता है तो अय बनता है। तो अब देखो, ने अधिक अन, ने में ए की मात्रा लगी है, ने और अन में अ आया है तो क्या बनता, अय। क्या बनता, अय। तो फिर क्या बना, न य न। अगला है ऐ अधिक अ, ऐ अधिक अ अगर आता है तो क्या बनता है, आय बनता है। तो नई में ऐ की मात्रा लगी है और अक में अ लगा है तो क्या बनता, आय। क्या बनता, आय बनता है। तो फिर क्या बनेगा, नायक। ठीक है, अभी ओ और अ के मिलन से बनता है अव। क्या बनता है, अव। तो फिर चलो, फिर भो में भो शब्द है तो उसमें ओ आया है और उसके बाद अण, अण में अ आया तो फिर क्या, ओ अधिक अ बन के क्या बनता है, अव। तो क्या बनेगा, भवन। अगला जो है वह है औ अधिक अ अगर आता है, मिलता है तो वो बनता है आव। तो यहाँ पे देखो, पौ में औ की मात्रा लगी है और अन में अ तो क्या बनता, आव। तो इसलिए वो बन गया पावन। यहाँ पर मैंने आयदी संधि में सारे नियमों को आपके साथ बताया। अब इसके पश्चात हम व्यंजन संधि देखेंगे। तो जो व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि में ज़्यादा प्रकार नहीं है। तो इसमें क्या होता है, व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग जब होता है तो उसमें परिवर्तन आता है ना। योग से क्या आता है, परिवर्तन होता है, तो हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, या तो व्यंजन अधिक स्वर मिलता है या तो फिर व्यंजन अधिक व्यंजन मिलता है। तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे, पहला जो प्रकार देखेंगे, व्यंजन अधिक स्वर जब मिलता है तो फिर क्या होता है, जैसे दिक अधिक अंबर तो क्या बनेगा, दिगंबर, जो कि यहाँ पर क्या मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है। सत अधिक आचार तो क्या बनेगा, सदाचार। वाक अधिक इश तो क्या बनेगा, वागिश। अब व्यंजन में स्वर मिलता है तो क्या बदलाव आते हैं हमने देखा है। अब व्यंजन में व्यंजन मिले तो क्या होगा वो हम देखेंगे। जैसे अभी दोनों में ही व्यंजन है, सत अधिक जन। तो मैंने व्याकरण के शुरुआती हिस्से में व्यंजन और स्वर बहुत अच्छी तरह से समझाए थे। अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तो पुनः उस तरफ जाके देख लो, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, पुनः दोहरा लो और फिर इस पाठ की तरह पुनः देखो। तो व्यंजन और व्यंजन दोनों के मेल से कैसे होता है, सत अधिक जन तो क्या बनेगा, सज्जन। सम अधिक चार तो क्या होगा, संचार। वाक अधिक जाल, वाकजाल। तत् अधिक लीन क्या बनेगा, तल्लीन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर व्यंजन संधि जानने की कोशिश की है। अर्थात व्यंजन ये स्वर अथवा व्यंजनों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसके जो नियम है मैं आप बताती हूँ। यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदलता है। अब मैं और एक उदाहरण, अहम अधिकार, अहम महलंत अहम अधिकार तो क्या होता है, अहंकार। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी सम अधिगम, सम अधिगम तो क्या होता है, संगम। तो यहाँ पर हमने ये नियम देखे हैं। अब इसके पश्चात जैसे दिगंबर हमने ये देखा है ना, दिक अधिक अंबर बराबर है तो क्या बना, दिगंबर। तो अब आगे देखते हैं हम विसर्ग संधि, जो संधि का अंतिम प्रकार है। तो विसर्ग ये जो है ना, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, तो इस प्रकार ये विसर्ग चिन्ह है। ठीक है, तो अभी हमें विसर्ग संधि के बारे में जानना है। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है और उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। जैसे तप, तो यहाँ पर भी देखो तप हमें आगे है विसर्ग,
है ना। तपः अधिक बल, तो क्या बनेगा तपोबल। अब विसर्ग संधि यहाँ पे बहुत आसान है, क्योंकि अगर विसर्ग चिन्ह आने के बाद अगर व्यंजन आता है तो उसमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, तो उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। तो तप अधिक बल तपोबल। नी अधिक आशा, क्या बनेगा नीराशा। दु अधिक बल दुर्बल। मन अधिक हर मनोहर। तो इस प्रकार से हमने आज क्या देखा है, संधि देखा है। तो जो संधि जो है, पुनः दोहराऊंगी, संधि के हमने मूलतः 3 प्रकार देखे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें से हमने स्वर संधि के जो प्रकार देखे हैं, कुल 5 प्रकार देखे थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयधि संधि। और उसके बाद हमने देखे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में ज़्यादा प्रकार नहीं है, एक तो व्यंजन में स्वर मिलते हैं या फिर व्यंजन से व्यंजन मिलता है, और तीसरा जो प्रकार है विसर्ग संधि, जो समझने में बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमने संधि यह पाठ पूर्ण किया है।